खास पेशकश में आज हम सबसे पहले बात करेंगे सीएम के दुबई दौरे के दौरान हुई इन्वेस्ट हरियाणा समिट के बारे में। दूसरी खबर आदमपुर में उपचुनाव से जुड़ी है, जिसको लेकर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष उदय भान ने बीजेपी पर निशाना साधा है। तीसरी खबर सोनीपत से है। चौधरी श्यामलाल गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को स्थानीय प्रशासन की उदासीनता की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं चौथी खबर फतेहाबाद से है, जहां मंडी की खबर दिखाने के बाद मंडी में धान की खरीद शुरू हुई है। तो ये 4 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और ये 4 खबरें आज दिन भर की जो 4 बड़ी खबरें हैं वो आपको बता रहे हैं। जहां दुबई में इन्वेस्ट हरियाणा कार्यक्रम का आयोजन हुआ, तो वहीं दूसरी बड़ी खबर जहां बीजेपी पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदय भान ने निशाना साधा है। वहीं तीसरी बड़ी खबर आपको बता रहे जहां शिक्षा मंत्री से छात्रों ने अपील की है। और अब बात कर लेते हैं पहली बड़ी खबर की। हरियाणा में निवेश बढ़ाने के लिए दुबई में हुआ इन्वेस्ट हरियाणा कार्यक्रम का आयोजन, जहां कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निवेशकों से बातचीत की। उन्होंने कहा हरियाणा निवेश के लिए सबसे उत्तम प्रदेश है। सीएम ने निवेशकों को हरियाणा में आने के लिए आमंत्रित किया और कई उद्योगपतियों से अलग अलग क्षेत्रों में निवेश करने को कहा। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां इन्वेस्ट हरियाणा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने निवेशकों को आमंत्रित किया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हरियाणा कर्म भूमि है और इन्वेस्ट करने के लिए सबसे उत्तम प्रदेश भी है। तो हरियाणा में 24 घंटे बिजली रहती है, ऐसा भी उन्होंने कहा। इन्वेस्ट हरियाणा कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जहां पर सीएम मनोहर लाल ने निवेशकों को आमंत्रित किया। में बहुत प्रगति हो रही है देश में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रधानमंत्री जी ने हमको दी है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का काम बहुत सालों से चल रहा था, लेकिन लागू करने का काम अब आकर हो रहा है। इन नेक्स्ट 5 years, यानी हमको 3 साल में 2025 तक की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को सब लागू कर देंगे। उसके बाद एक नेशनल सिविल ट्रैक व्यक्ति, एजुकेटेड व्यक्ति देश की दुनिया में कहीं भी काम कर सकता है। स्किलिंग, हरियाणा इज द फर्स्ट स्टेट जहां हमने स्किल यूनिवर्सिटी अपनी बनाई है। होडल में अपने निवास स्थान पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने एक बार फिर सरकार को कटघरे में खड़ा किया, जहां उन्होंने कहा कि उपचुनाव कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी और इस उपचुनाव में भाजपा पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वो इस उपचुनाव में महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी मुद्दों को लेकर जमीनी स्तर पर उतरेंगे और प्रदेश में परचम लहराएंगे। तो होडल से खबर आपको बता दें जहां प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आमजन की आवाज बनकर कांग्रेस पार्टी मैदान में उतरेगी और जीत का परचम भी लहराएगी। हमारा तो पहले से ही इस पर विचार मंथन चल रहा है, लोगों के बीच में जा रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा जी जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट है, उनके भी वहां पर दौरे हैं, मैंने भी वहां पर वर्कर मीटिंग ली है। तो हम सब लोगों के टच में हैं और आप देख रहे होंगे किस तरह से आदमपुर के जो लोग किस तरह से कांग्रेस पार्टी की तरफ आ रहे हैं। सबसे पहले राजवीर सिंह रूडी मार्केट कमेटी के चेयरमैन आए, करण सिंह रनोलिया जो 2014 में बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़े थे और माटी कला बोर्ड के चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के तब थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हरिओम हमारे साथ जुड़ गए होडल से। हरिओम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आदमपुर उपचुनाव की जो तारीखों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में तमाम पार्टियां अपनी जीत का दावा करती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं अब प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने भी जो है बीजेपी पर निशाना साधा है। क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है और क्या जमीनी स्तर पर जो है जनता की क्या मुद्दे हैं जिस पर वो इस बार मतदान करेंगे? जी, बता दें आपको कि अपना उदय भान जी ने एक होटल के अपने निवास पर एक प्रेस वार्ता की थी, जिस प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया था कि जो पूर्व में जो बीजेपी के जो दिग्गज कई बिश्नोई परिवार के जो नेता हैं वो रह चुके थे, तो वो कई अब अपना कांग्रेस में उन्होंने अपनी आस्था जताई है
और इसको कांग्रेस में आदमपुर के जो उपचुनाव है, उस आदमपुर के उपचुनाव को लेकर के जो सैकड़ों की संख्या में अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं, इसमें पूरा जो बल कांग्रेस को मिलेगा और निश्चित ही कांग्रेस की आदमपुर के उपचुनाव में जो जीत होगी। जी बिल्कुल। साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से जो है खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि जो रुकेश जो है वो भी इसमें चुनाव में इस बार उतर सकती हैं, चुनाव में लड़ सकती हैं। कितनी इस पर जो है जोर दिया जा रहा है, क्या रुकेश पुनिया भी चुनाव लड़ सकती हैं? जी बिल्कुल लड़ सकती हैं और ऐसे मामले में अपना प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो स्पष्ट किया है कि जो हमारा जो कैंडिडेट है अभी उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अब जो अभी चुनावों की जो तारीख जो क्लियर हुई है, जिसे लेकर के अब जल्दी ही अपना मीटिंग की जाएंगी और जो सशक्त और जो मजबूत कैंडिडेट होगा कांग्रेस की तरफ से उतारा जाएगा। और पूर्व जो आदमपुर की जो जनता है बिल्कुल बीजेपी की जो कारनामों से और कुलदीप बिश्नोई के जो कारनामों से दुखी है, जिसे लेकर के अब विकास के मुद्दे पर जो आदमपुर की जो जनता है वो अपनी कांग्रेस के को लेकर के कांग्रेस के जो चुनाव चिन्ह है उस पर मोहर लगा करके जो इनको करारा जवाब जनता देगी। जी बिल्कुल। और जिस तरह से इनेलो और आम आदमी पार्टी भी जो है वो भी इस बार मैदान में है और इनेलो का तो ये भी दावा है कि जो 25 तारीख को जो उन्होंने रैली करी थी उसके बाद जनता जो है वो उनको अपना सकती है या उनकी तरफ रुख करती नजर आ रही है। कितनी सच्चाई है इस बात में? इस मामले में भी अपना जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयवान है, उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो इनेलो है, इनेलो का भी इसमें कोई यहाँ पर वजूद नहीं है और ना ही कोई जो आम आदमी जो पार्टी है, आप पार्टी है, उसका भी अभी हरियाणा में कोई जन आधार नजर नहीं है, जिससे अब जनता केवल कांग्रेस और कांग्रेस को अगले जो चुनाव में जिताने के लिए मन बना चुकी है। यह प्रदेश अध्यक्ष उदयवान जी का कहना था। जी बिल्कुल। हरिओम, और ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कांग्रेस ने अभी अपने जो प्रत्याशी है उसका नाम साफ नहीं किया है कि कौन जो है उपचुनाव में उतरेगा, ऐसे में ये भी जानना चाहेंगे कि किसके नाम की वहां पर जो है मुहर लग सकती है कांग्रेस की तरफ से? जी प्रदेश अध्यक्ष ने अभी इस मामले को लेकर के अभी कोई नाम जो क्लियर नहीं किया है। जब हमने उनसे यह सवाल पूछा तो उन्होंने केवल एक ही जवाब दिया कि अभी चुनाव की तारीख जो हमारी जो पक्की हुई है, जो चुनाव आयोग का जो हम स्वागत करते हैं, लेकिन जो सशक्त जो कैंडिडेट होगा वो उतारा जाएगा और जो कांग्रेस कमेटी की एक मीटिंग की जाएगी। मीटिंग में जो सर्वसम्मति से जो सशक्त कैंडिडेट दिखेगा उसी को कांग्रेस मैदान में उतारेगी। जी बिल्कुल। हरिओम, और जिस तरीके से पार्टियां तो जो है तमाम तरह के दावे करती हैं, जीत का दावा करती हैं, लेकिन जनता का रुख इस बार किसकी तरफ होता नजर आ रहा है? जनता के क्या कुछ मुख्य मुद्दे रहने वाले हैं? जनता के मुद्दे केवल यही रहने वाले हैं जी कि जो जनता जो विकास का जो नारा जो बीजेपी सरकार देती है, कांग्रेस सरकार देती है, तो जनता का स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि जो जनता है वो उसको केवल विकास चाहिए। तो बीजेपी भी कुछ नहीं कर पाई और कुलदीप बिश्नोई भी यहाँ के लोग जनता बताती है कि वो भी यहाँ पर कोई विकास नहीं करा पाए हैं। तो जनता कांग्रेस की तरफ जो मत देने का अपना रुझान दिखाई दे रहा है, लेकिन आने वाला यह एक गर्व की बात होगी कि जो गर्व में है जो कांग्रेस को या बीजेपी को या इनेलो को या आप पार्टी को किसको जो अपना चुनाव में जिताती है, लेकिन पार्टियां सभी अपनी जीत के दावे करते हुई नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल। हरिओम, और जिस तरीके से आपने बताया कि जनता का कहना है कि कुलदीप बिश्नोई वहां पर खास विकास नहीं कर पाए, लेकिन जब कुलदीप बिश्नोई वहां पर सत्ता में थे या जब वो आदमपुर में सत्ता पे मौजूद थे तब तो वो कांग्रेस पार्टी में ही थे, यानी कि तब वहां पर था तो कांग्रेस का ही अस्तित्व तो कांग्रेस का ही था। लेकिन उनका कहना है कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो जो जनता के बीच कभी इस दौरान रहे ही नहीं। लेकिन जनता अब जो कांग्रेस ने अब जो अपनी मैनिफेस्टो है इसमें बड़े बड़े जो चुनावी वादे होते हैं वो अपने लेकर के बीच जनता के बीच जाएंगे। विकास के वादे हैं और जो आम जनता के जो वादे हैं, जो आम जनता को चाहिए
विकास, शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के। तो ऐसे मुद्दों पर जो जनता वोट करने के जो दादे पे है, लेकिन देखना अब यह होगा कि कांग्रेस या बीजेपी या इनेलो या आप पार्टी कौन अपने इन जो चुनावी मैनिफेस्टो है उसको दिखा करके लोगों को लुभा पाती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हरिओम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सोनीपत के लाट गांव में चौधरी श्यामलाल गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को स्थानीय प्रशासन की उदासीनता की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल में पढ़ने वाले छात्र सुमित ने शिक्षा मंत्री से गुहार लगाते हुए अपील की है कि स्कूल के खेल मैदान से गंदा पानी निकलवाकर वहां पर व्यवस्था की जाए। क्लासरूम में टूटे हुए ब्लैक बोर्ड के साथ ही क्लासरूम में बैठने के लिए डेस्क की व्यवस्था भी की जाए। तो पानीपत के स्कूल की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर छात्र ने अब शिक्षा मंत्री से अपील की है कि स्कूल की मरम्मत कराई जाए। तो सोनीपत के लाठ गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं। यहाँ पे टॉयलेट की हालत बहुत गंदी है, यहाँ पे पानी भी नहीं है और इसके ऊपर छत भी नहीं है। यहाँ पे बहुत ज्यादा स्मेल आती है, यहाँ पे कूड़ा भी है और यहाँ पे कभी कभी स्नेक भी निकल आते हैं। बेटा सफाई होती है कुछ? नहीं बेटा ये कब से है, ये कब से बने हुए हैं ये टॉयलेट? ये शायद 4-5 सालों से बने हुए। पानी भरा हुआ है यहाँ पर। हम एक ही ग्राउंड था हमारा खेलने का, वह भी भर गया। स्टेज भी देखो कैसे भरा हुआ है। क्लासों में भी बास आती है, यहाँ पर बहुत गंदगी फैली हुई है। तो बीमारियाँ फैलने का डर नहीं है? बहुत है, बहुत बीमारियाँ। सर देखो, मैं तो अभी 12-13 दिन से स्कूल में मैंने ज्वाइन किया है एज ए सीनियर लेक्चरर। और अभी जो है, जो पहले जो प्रिंसिपल थे मैंने उनसे भी पूछा था, तो उन्होंने बताया कि अभी 29 अगस्त को जो है फीलिंग के लिए और लैट्रिन बाथरूम के लिए और जो है प्ले ग्राउंड के लिए ठीक करने के लिए जो है उन्होंने प्रपोजल सरकार के पास भेजा हुआ है और हम भी अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी लाजपत हमारे साथ जुड़ गए। लाजपत, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से स्कूल की जो हालत बनी हुई है, वहां पर जो है बैठने की व्यवस्था नहीं है, ब्लैक बोर्ड टूटा हुआ है, ऐसे में प्रशासन का क्या कुछ कहना है, क्योंकि छात्र ऐसी स्थिति में यहाँ पर कैसे पढ़ाई कर पाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा सरकार का एक सपना है कि पढ़ेगा इंडिया, खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। लेकिन ये साबित होता है कि सरकारी जो कर्मचारी है या सरकारी जो टीचर है वो सिर्फ एक अपनी सैलरी पर ही निर्भर रहते हैं। उनकी कोई जिम्मेवारी वो अपनी नहीं निभा पाते और लगातार जैसे अब बारिश का समय है और बेमौसमी जो बारिश हुई है वो कहीं ना कहीं इतनी घातक हुई है कि जो बच्चे हैं जो शिक्षा प्राप्त करने आते हैं उनको डेंगू या मलेरिया अनेक तरह की बीमारियां हो सकती है, मच्छर उनको काट सकते हैं, काफी बड़ी बीमारी फैल सकती है। कोरोना अभी देश से गया नहीं है और कोरोना की मार जो है वो अभी देश पर लगातार जारी है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम भी कहती है कि बारिश का पानी है या जो भी पानी है उसको सुखाना है, निकालना है। लेकिन शिक्षक तो कहने वाला इतना बड़ा जो सोनीपत जिला है, जहां कहीं ना कहीं जो सवाली निशान खड़े होते हैं कि शिक्षा के अधिकारी उनकी जिम्मेवारी है, लेकिन वो अपनी जिम्मेवारियों से बचते हुए नजर आते हैं। क्योंकि आप देखते हैं लगातार स्कूलों की खबरें जैसे मीडिया में लगातार उछल रही हैं और लगातार अधिकारियों की नजरों में भी है, लेकिन अनदेखी की वजह से बच्चे कहीं मौत के शिकार ना हो जाए, जिसकी जिम्मेवारी कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की बनती है। लेकिन आपको पता है कि जब जहां भी सरकारी बिल्डिंग होती है वहां पर हेयर वाशिंग बनाया जाता है, लेकिन उसमें गंदगी भर जाती है जिससे पानी खड़ा हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं आपको भी खूब पता होगा कि हर खेल में, हर स्कूल में एक पीटीआई की ड्यूटी होती है। पीटीआई की जिम्मेवारी बनती है कि ग्राउंड का ध्यान रखना, हर चीजों का ध्यान रखना, लेकिन अनदेखी का कारण कहीं ना कहीं शिकार जो है वो बच्चे ना हो जाए। तो इसलिए हर खबर की टीम की तरफ से एक अपील जरूर है कि सरकार से कि समय रहते जागे और समय रहते कार्रवाई करे, क्योंकि सरकारी जो टीचर होते हैं, मोटी सैलरी लेने वाले व्यक्ति, ये सबका धर्म बनता है कि अगर कोई सैलरी लेता है तो वो अपने धर्म भी निभाए, अपना काम भी करे। और ये भी जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले पर स्कूल प्रशासन का क्या कुछ कहना है? देखिए, जब भी कोई भी सरकारी कर्मचारी से किसी भी तरीके की बात की जाती है तो वो झाड़ते हुए नजर आते हैं कि हमने आगे लिखकर भेज दिया है, हमें मीडिया के सामने बसते हुए नजर आते हैं। हम बात करते हैं तो अब जो बेमौसमी बारिश है सभी स्कूलों का बुरा हाल है, कहीं पे भी ग्राउंड में खेलने की जगह नहीं है। लगातार
सरकार पर एनजीटी का बड़ा एक एनजीटी ने भी बड़ा वो मामला किया है, लेकिन अभी भी अनदेखी कहीं ना कहीं सरकार के कर्मचारियों की जो है वो सामने आती है। और कहीं ना कहीं बच्चों की तबीयत ना बिगड़ जाए, क्योंकि कोरोना काल अभी जो देश से गया नहीं है और लगातार जैसे बारिश का पानी बेमौसमी बारिश है, और जैसे स्वास्थ्य विभाग की टीम भी कहती है कि पानी को निकालना जरूरी है, क्योंकि डेंगू के मलेरिया के जो मच्छर है वो इस पानी में पनपते हैं और लगातार बच्चों की तबीयत बिगड़ जाती है। तो कैसे शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि जो जरूरतमंद बच्चे हैं, हम गरीब नहीं कहेंगे, जरूरतमंद बच्चे जो स्कूल में जाते हैं वो अपनी शिक्षा प्राप्त नहीं करने पाते। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा कारण होता है। कैसे शिक्षा को जोड़ा जाएगा, कैसे शिक्षा आगे बढ़ेगी, क्योंकि लगातार जैसे आपने भी देखा होगा कि प्राइवेट स्कूल में हर चीजें की ध्यान दिया जाता है, लेकिन सरकारी स्कूल में जब अनदेखी होती है वही कारण एक बड़ा है कि जो सरकारी स्कूल पीछे है। सबसे बड़ी ये भी बात है कि जो पैसे वाले व्यक्ति हैं वो प्राइवेट में पढ़ाते हैं, लेकिन जरूरतमंद व्यक्ति मजबूरन जो है सरकारी स्कूल में भेजते हैं, लेकिन वो फिर भी अनदेखी का शिकार बनते हैं। जी लाजपत, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से जो है मामला आपने बताया कि जो छात्र है, स्कूली छात्र है, उसने भी अब शिक्षा मंत्री से अपील की है कि इस मामले पर संज्ञान लिया जाए। क्या अभी तक शिक्षा मंत्री द्वारा इस मामले पर संज्ञान लिया गया है? क्या किसी तरह की प्रतिक्रिया उन्होंने दी है? देखिए, शिक्षा मंत्री तक जो पहुंचाने का प्रयास किया गया है, जो बच्चे ने अपील की है या मीडिया ने अपील की है, लेकिन अनदेखी का कारण कहीं ना कहीं लगातार जो है वो जो शिक्षा मंत्री की जरूर एक विजिट करनी चाहिए, स्कूलों का ध्यान देना चाहिए। अगर शिक्षा मंत्री विजिट करेंगे, स्कूलों में जाएंगे, तो हर समस्या का समाधान होगा, देखा जाएगा। शिक्षा नीति में बदलाव जरूर किया गया है, लेकिन अनदेखी का कारण बच्चे शिकार हो रहे हैं। और लगातार किसी भी स्कूल में आज तक शिक्षा मंत्री ने जाकर ये नहीं देखा कि स्कूल में किस तरह की दिक्कत है या क्या बात है, किस तरह की बच्चों को जरूरत है, ग्राउंड की जरूरत है या बिल्डिंग की जरूरत है, या काफी शिक्षा का ऊपर जो है देश ध्यान दे रहा है, लेकिन अनदेखी का कारण कहीं ना कहीं बच्चे बनते हैं। जी, और ऐसे में बड़ा सवाल लाजपत ये भी है कि एक तरफ जहां तमाम तरह के जो है दावे किए जाते हैं, स्कूलों में टैबलेट बांटे जा रहे हैं शिक्षा के लिए, और दूसरी तरफ इस तरह की तस्वीरें सामने आती है जहां पर स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, ब्लैक बोर्ड जो है वो टूटा हुआ। और ऐसे में अब बड़ा सवाल ये भी उठता है कि अगर व्यवस्थाएं वहां पर नहीं होंगी, सुविधाएं वहां पर नहीं होंगी, तो बच्चे जो है वो किस तरह से शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो है सरकार ने शिक्षा नीति में बदलाव करने के लिए स्कूल भी मर्ज किए हैं, लेकिन मर्ज करने से पहले उन स्कूलों का हालात जरूर जानने चाहिए, उनकी विजिट जरूर होनी चाहिए, जो बिल्डिंगें हैं उनका जरूर ध्यान देना चाहिए, ग्राउंड का ध्यान देना चाहिए। अनेक तरह की बातें हैं, लंबी चर्चा है, और लंबी चर्चा पर यही सामने आता है कि शिक्षा मंत्री को अपना ध्यान देना चाहिए। जो शिक्षा का सबसे बड़ा जो सत्र है, जो देश की रीढ़ की हड्डी है, कोरोना की वजह से जो हावी हुआ था, जो शिक्षा पर हावी कोरोना हुआ था, उससे अभी तक बच्चों का मानसिकता जो है वो पढ़ाई पर नहीं पहुंच पाई है। लेकिन अब लगातार अनदेखी का कारण और लगातार जैसे शिक्षा नीति की बदलाव की बात है और शिक्षा मंत्री का अभी तक किसी भी स्कूल का विजिट न करना, ये एक बड़ा सवाल है कि शिक्षा नीति जब देखी जाएगी और लगातार जैसे शिक्षा को अगर बात करें बढ़ावा, और शिक्षा मंत्री का जिम्मेवारी है कि स्कूलों की विजिट करे, मीटिंग करे, समय रहते देखा जाए, लेकिन अनदेखी का कारण जो है वो बच्चे बनते जा रहे हैं। जी बिल्कुल। और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जो है ये सारा मामला जो अब संज्ञान में आया है, आपने भी यहाँ पर ग्राउंड कवरेज करी है, ऐसे में उन बच्चों के अभिभावकों का क्या कहना है जिनके बच्चे स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? क्या उन्होंने इसके लिए कभी कोई आवाज नहीं उठाई? क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा मामला देखा जा रहा है, ये कोई ताजा मामला तो नहीं है, ये तो पहले से ही शायद इस तरह की स्थिति बनी हुई है। जी बिल्कुल, देखिए अभिभावक जो होते हैं, जो सरकारी स्कूल में जो बच्चे जिनके शिक्षा प्राप्त करते हैं वो जरूरतमंद बच्चे होते हैं, उनके अभिभावक जो है वो अपनी बात को जरूर रखना चाहते हैं, लेकिन अभिभावक जो होते हैं वो मजदूर और मजबूर के बच्चे होते हैं, जो जरूरतमंद होते हैं, जो गरीब व्यक्ति होते हैं। हमें गरीब जो शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, जरूरतमंद व्यक्ति होते हैं जो शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए बच्चों को कहीं ना कहीं पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अनदेखी का कारण कहीं ना कहीं शिकार ना हो जाए। और लगातार मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि कोरोना काल जो है अभी देश से गया नहीं है, और डेंगू और मलेरिया के मच्छर जो पनप रहे हैं और जो बच्चों को काट रहे हैं, जिनसे बच्चों की भी तबीयत बिगड़ रही है, तो ये काफी बड़ा कारण है। और लगातार जैसे शिक्षा मंत्री हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि स्कूलों का विजिट करें, मीटिंग करें और हर तरीके की जो शिक्षा नीति है उस पर ध्यान दिया जाए। जी बिल्कुल लाजपत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
खबर फतेहाबाद से है। आपको बता दें कि फतेहाबाद में धान की खरीद शुरू नहीं हुई थी, जिसके बाद हमारे चैनल ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था। उसके बाद मंडी में धान की खरीद शुरू हुई। खरीद शुरू न होने से मंडी के मजदूर भी परेशान हुए थे। उन्होंने कहा था कि काम नहीं मिल रहा है। पिछले 3 दिनों से किसान और मजदूर खरीद शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। तो फतेहाबाद से ये खबर आपको बताएं, जहां मंडी में धान की खरीद अब शुरू हो चुकी है। वही धान लेकर अब किसान मंडियों में पहुंच रहे हैं, जहां 3 दिनों से किसान और मजदूर इसी चीज से परेशान थे कि खरीद शुरू नहीं हुई और ऐसे में उनको काम भी नहीं मिल पा रहा था। वही हर खबर ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और जिसके बाद अब खबर का असर देखने को भी मिला है। देते हैं, कोई सुनाई नहीं हो रही हमारी। तो लाई शुरू नहीं हुई? कुछ भी नहीं हुआ जी, कुछ भी। शनिवार को प्रशासनिक अधिकारियों ने ये कहा था भी सोमवार सुबह हम 10 बजे खरीद शुरू कर देंगे, लेकिन जिस हिसाब से मुझे इनका लग रहा है हालात है, ये आज क्या कल भी खरीद शुरू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना तो इन्होंने अभी तक मिले अलाट की है और ना ही कोई ये संतोषजनक जवाब दे पा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रमेश ढाका हमारे साथ जुड़ गए फतेहाबाद से। रमेश, जिस तरीके से इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया और अब वहां पर असर देखने को भी मिला है, धान की खरीद क्या शुरू हो चुकी है और किसानों का इस पर क्या कुछ कहना है? बिल्कुल जागृति, बताना चाहूंगा, अगर फतेहाबाद की बात की जाए तो जो है मंडी के अंदर 3 दिनों से लगातार एक किसान से हमारी बात हुई, जो विनोद नाम के किसान थे, जो नूर की अली गांव से आए हुए थे। उनके जो ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर मच्छरदानी लेकर के वो जो है 3 दिनों से रात को मच्छरों के काटने का खतरा और 3 दिन से वो इंतजार कर रहे थे। और उसके बाद जो उन्होंने बताया कि बहुत बड़ी समस्या, पहले तो फसलों के अंदर जो है बारिश से फसलें तबाह हो चुकी है, उसके बाद हम 3 दिन से आज जो है इंतजार कर रहे हैं कि कब धान की खरीद शुरू हो, लेकिन पता नहीं क्या कारण, क्या वजह रही होगी। उसके बाद हमने जो है यहाँ व्यापार मंडल के जगदीश भादु प्रधान से भी बात की थी, लेकिन उसके बाद जो है कहीं ना कहीं अधिकारियों ने इस चीज के ऊपर संज्ञान लिया और दोपहर के लगभग ये जो है खरीद शुरू हुई है। हर खबर टीवी चैनल पे ये खबर जो प्रमुखता से चली है जागृति। और हालातों की बात की जाए तो किसान जो है वहां पर परेशान थे। आज जब हम वहां पहुंचे थे, हर खबर टीवी चैनल का कैमरा पहुंचा तो उन्होंने अपना दर्द भी बताया है। किसान बता रहे हैं कि जो कितना, और मजदूरों की अगर बात की जाए जागृति तो मजदूर लगातार परेशान थे। उन्होंने कहा कि देखिए, बताना चाहूंगा, एक ऐसा गरीब तबका है जो मंडियों के अंदर जो अपना धान की खरीद के समय, नरमे तुलाई के समय, ये इन फसलों के अंदर वो अपनी मजदूरी करके जो अपना रोजी रोटी चलती है, उनके घरों का चूल्हा जगता है। तो उन्होंने कहा था कि बुरे हालात हैं हमारे, हम परेशान हो चुके हैं। उसके बाद जो है आज दोपहर के करीब ये जो है अपनी टीवी चैनल पे खबर चलने के बाद जागृति वहां पर जो है धान की खरीद शुरू हो चुकी है और अभी किसानों के चेहरे पे खुशी की लहर देखी जा सकती है। जी बिल्कुल, और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जो है धान की खरीद पूरे प्रदेश भर में एक तारीख से जो है शुरू हो चुकी थी और इसके आदेश भी दिए गए थे, लेकिन बावजूद उसके 3 दिन का समय क्यों लगा? बिल्कुल, ये जो है व्यापार मंडल के प्रधान जगदीश भादु से हमारी बात हुई थी। उन्होंने बताया था कि अभी तक जो है सरकार की अगर बात की जाए, सरकार की तरफ से जो हरियाणा वेयर हाउस और डीएफएससी और हैफेड 3 ही एजेंसियां को जो है अलाट हुई थी, लेकिन किसी भी एजेंसी ने जो है मिले अलाट नहीं की थी, जिसकी वजह से व्यवस्था वहां की खराब लगातार बनी हुई थी। उसको लेकर के दूसरी एक बात बताना चाहूंगा, प्रशासन की अगर बात की जाए तो जो है पानी की व्यवस्था होती है मंडी के अंदर, साफ सफाई की व्यवस्था होती है, लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्थाएं होती हैं, वारदाना 7000 बैग मंडी में जो है आ चुके थे और अन्य व्यवस्थाएं ठीक है, बिल्कुल पूर्ण ठीक थी। लेकिन ये जो है सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी रही कि 3 दिन बीत चुके थे और किसान लगातार मंडियों के अंदर ट्रैक्टर ट्रॉली में अपनी धान लेकर के पहुंचे हुए थे और 3 दिन से लगातार इंतजार कर रहे थे किसान बेसब्री से। जहां पर देरी हुई है उसके लिए किसान परेशान थे जागृति। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रमेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।